हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है धान की खेती कंप्लीट डिस्कस की थी। तो दोस्तों हमने टोटल जो है 2 खेती कंप्लीट कर चुके हैं। पहली गन्ना की खेती, दूसरी धान की खेती। आज दोस्तों जो है गेहूं की खेती डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इसमें इसका जो है टेस्ट वेट कितना होता है। तो सबसे पहले देखो, गेहूं जो है, गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका जो बॉटिकल नेम क्या है। तो गेहूं का जो बॉटिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। फिर बात करें इसकी फैमिली, तो इसकी जो फैमिली है वो है दोस्तों पोएसी, ठीक। फिर अगर बात करें इसका ओरिजिन प्लेस क्या, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ वेस्ट एशिया है। क्या है दोस्तों? साउथ वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। फिर बात करें कि इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो देखो गेहूं में दोस्तों 2n बराबर 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर बात करें कि इसका जो है टेस्ट वेट कितना होता है। देखो टेस्ट वेट दोस्तों 1000 बीजों का भार, ठीक है, या कहें कि 1000 दानों का भार टेस्ट वेट कहलाता है, ठीक है। तो गेहूं का जो टेस्ट वेट है वो होता है 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। फिर देखते हैं इसका अगला पॉइंट है कि गेहूं का मामा। देखो गेहूं की खेती में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खरपतवार है वो है गेहूं का मामा, ठीक है। इसे नकलची खरपतवार भी कहते हैं, इसे गेहूसा भी कहते हैं, इसे गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि गेहूं के मामा का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है? 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम इसका जो है टेस्ट वेट होता है। गेहूं का 40 ग्राम होता है और गेहूंसा या गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा इसका जो है 2 ग्राम टेस्ट वेट होता है, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट इसमें कि गेहूं जो है कैसा प्लांट है। तो गेहूं जो है C3 प्लांट है, ठीक है। गेहूं C3 प्लांट के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर ये लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। इसका अगला पॉइंट है कि गेहूं में जो है कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है, यानी कि टाइप ऑफ जर्मिनेशन कौन सा है। तो इसमें जो है हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। फिर बात करें कि इसमें जो है किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, या आप कह सकते हैं कि गेहूं जो है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है, ठीक है। फिर बात करें कि गेहूं में जो है कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या किस प्रकार का फल है। तो देखो गेहूं में जो है 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। और कौन सी प्रोटीन प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करें इसका, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाया जाता है। तो देखो दोस्तों गेहूं में जो है कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो है दोस्तों 68% भी मिलता है। तो इसका जो एक एवरेज जो है वो है 65 से 70% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें कि इसमें जो है इसका हार्वेस्ट इंडेक्स कितने परसेंट होता है। तो इसका जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो 40 से 50% होता है, ठीक है। कितना होता है? 40 से 50% गेहूं के हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% पाया जाता है। इसमें प्रोटीन जो है 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इस गेहूं जो है किस प्रकार का पौधा है। तो ये सॉरी गेहूं जो है किस प्रकार का फल है। तो ये कैरियोप्सिस प्रकार का फल है, ठीक है। कैसा है? कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। गेहूं C3 प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसमें जो है जर्मिनेशन परसेंटेज कितना पाया जाता है। इसमें जो है जर्मिनेशन परसेंटेज कितना पाया जाता है।
तो गेहूं का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितना है, 85% है। ठीक है, 85% का मतलब है अगर हम मान के चलते हैं किसी फील्ड में जो है 100 बीज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कितना 100 बीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें से जो है मात्र 85 बीज का जो है अंकुरण होगा। ठीक है, कितना 85 बीजों का जो है जर्मिनेशन होगा मिनिमम। ठीक है, इससे कम दोस्तों नहीं हो सकता, हाँ इससे अधिक हो सकता है, लेकिन 85 से नीचे जो है जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक, अधिक होगा। तो ये हो गई बात जर्मिनेशन की। तो गेहूं का जो मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, 85% होता है। 15% जो है दोस्तों बीज नष्ट हो जाते हैं, ये कहीं चिड़िया चुन जाती है, कहीं जो है जर्मिनेशन नहीं होता है, कई फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो गेहूं का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है कितना होता है, 85% इसका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। फिर बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का पहला स्टेबल फूड कौन सा है, कि विश्व का पहला खाद्य फूड कौन सा है, तो गेहूं है। ठीक है, देखो विश्व में पहला स्टेबल फूड जो है गेहूं है। अगर बात करें कि भारत में, कि भारत का पहला स्टेबल फूड कौन सा है, तो धान है। ठीक है, भारत में धान है, दूसरे नंबर पर गेहूं है, और वर्ल्ड में जो है पहला स्टेपल फूड जो है वो गेहूं है। कौन है, गेहूं है। फिर अगला पॉइंट इसमें है कि सबसे अधिक मशीनीकृत फसल कौन सी है, सबसे अधिक मशीनीकृत फसल कौन सी है, तो वो है दोस्तों गेहूं। ठीक है, गेहूं में जो है सबसे ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है इसे सर्वाधिक मशीनीकृत फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके एरिया के बारे में, कि एरिया एंड प्रोडक्शन भारत के उपलक्ष्य में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। एरिया की बात करें तो यूपी पहले स्थान पर है, प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी पहले स्थान पर है, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब पहले स्थान पर है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। देखो जो गेहूं है, गेहूं को दोस्तों गुणसूत्र के आधार पर इसको जो है 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि गुणसूत्र के आधार पर गेहूं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो दोस्तों 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया गया है। पहला है डिप्लॉयड व्हीट, दूसरा है टेट्रापोलाइट, तीसरा है हेक्सापोलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिप्लॉयड में जो है कौन सी प्रजातियां आती हैं। ठीक है, तो देखो गेहूं की डिप्लॉयड, इसे फिर 2 सब स्पेसीजों में बांटा गया है। ठीक, डिप्लॉयड को फिर 2 सब स्पेसीज में बांटा गया है। पहला है ट्रिटिकम बायोटिकम, और दूसरा है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, कौन सा है, पहला है ट्रिटिकम बायोटिकम, और दूसरा है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, अगर बात करें कि डिप्लॉयड में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, काफ़ी पूछा भी जाता है, तो दोस्तों जो डिप्लॉयड है उसमें कितने, 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई डिप्लॉयड की। फिर देखते हैं टेट्रापोलाइट। ठीक, टेट्रापोलाइट, इसकी भी 3 सब स्पेसीज हैं। कितनी है, 3 है। देखो डिप्लॉयड की 2 सब स्पेसीज हैं, और टेट्रापोलाइट की 3 सब स्पेसीज हैं। अगर क्रोमोसोम की बात करें कि टेट्रा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर वो है वो 7 होता है। ठीक है, देखो टेट्रापोलाइट में जो गुणसूत्र है कितने पाए जाते हैं, 28 पाए जाते हैं। ठीक है, और टेट्रापोलाइट को जो है 3 सब स्पेसीजों में बांटा गया है। पहला है ट्रिटिकम डाइकोटाइट्स। ठीक, फिर दूसरा है ट्रिटिकम डाइकोकम, और तीसरा है ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, कितने, 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रिटिकम डाइकोकाइट्स, दूसरा ट्रिटिकम डाइकोकम, तीसरा ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, फिर है हेक्सापोलाइट। हेक्सापोलाइट को भी 3 उप सब स्पेसीजों में बांटा गया है। ठीक है, अगर बात करें कि हेक्सापोलाइट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हेक्सापोलाइट में जो है 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी हेक्सापोलाइट की 3 सब स्पेसीज हैं। पहली है ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरी है ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम, तीसरी है ट्रिटिकम वल्गैर। ठीक है, कौन कौन सी है, पहली है ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरी है ट्रिटिकम स्फोरोकोकम,
तीसरी है ट्रिटिकम वल्गेर। ठीक है, ये 3 जो हैं हेक्साफोलाइट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एक बार हम चिप रिवीजन करते हैं कि देखो गुणसूत्र के आधार पर गेहूं को 3 वर्गों में बांटा गया है, डिप्लॉइड, टेट्रापोलाइट, हेक्सापोलाइट। डिप्लॉइड में जो है 2n बराबर 14 पाए जाते हैं, इसे 2 सभी स्पीसीज में बांटा गया है। टेट्रापोलाइट में गुणसूत्र 28 पाए जाते हैं, इसे 3 सभी स्पीसीज में बांटा गया है। हेक्सापोलाइट में गुणसूत्र 42 पाए जाते हैं, इसे 3 सब स्पीसीज में बांटा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे की तरफ। फिर अब देखते हैं इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी जो है हमें पढ़ना है। ठीक, तो इसमें जो कॉमन है वो पढ़ना हमको है ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये कैसा गेहूं है? ये हेक्सापोलाइट है। कैसा है? हेक्सापोलाइट है। ठीक है, इसे जो है ब्रेड व्हीट के नाम से जाना जाता है, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें क्रोमोसोम तो 42 पाए जाते हैं। अगर एरिया की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखो ट्रिटिकम एस्टिवम की जो एरिया है 87% एरिया पर जो है ट्रिटिकम एस्टिवम की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? ट्रिटिकम एस्टिवम की खेती की जाती है 87% एरिया पर। ठीक है, फिर है उसके बाद है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम को जो है मार्कोनी गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और एरिया की बात करें तो ट्रिटिकम ड्यूरम जो है 12% क्षेत्र पर जो है इसकी खेती की जाती है। ठीक है, और ट्रिटिकम ड्यूरम कैसा है? ट्रिटिकम ड्यूरम टेट्रापोलाइट व्हीट है। ठीक है, इसका उपयोग जो है किसमें करते हैं? देखो सूजी बनाने में। ट्रिटिकम ड्यूरम का जो उपयोग है दोस्तों सूजी बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है, देखो ट्रिटिकम डाइकोकम को जो है इमर व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इमर व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम जो है 28 पाए जाते हैं। ये कैसा है? टेट्रापोलाइड है। कैसा है? टेट्रापोलाइड है। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो जो ट्रिटिकम डाइकोकम है ये दोस्तों 1% क्षेत्र पर जो है इसकी खेती की जाती है। बहुत ही कम एरिया पर जो है खेती की जाती है। सबसे अधिक एरिया पर किसकी खेती की जाती है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम की 87% एरिया पर जो है इसकी खेती की जाती है। दूसरे नंबर पर है ट्रिटिकम ड्यूरम, इसकी जो है 12% एरिया पर खेती की जाती है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है भारतीय बौना गेहूं, जिसे इंडियन ड्वार्फ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसका बोटनिकल नेम क्या है। काफ़ी पूछा भी जाता है कि भारतीय बौना गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम। क्या है? ट्रिटिकम एस्फोरोकोकम इसका साइंटिफिक नेम है। अगर फैमिली की बात करें तो पोएसी है। गुणसूत्र की बात करें तो इसमें जो है 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो ट्रिटिकम वल्गेर है, ट्रिटिकम वल्गेर जो गेहूं की प्रजाति है इसे टॉल व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, या इसे टॉल व्हीट भी कहते हैं। किसे? ट्रिटिकम वल्गेर को। ठीक है, इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सोविंग टाइम कि गेहूं की जो बुवाई है कब की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इरीगेटेड एरिया में। ठीक, इरीगेटेड एरिया में जो इसका गेहूं की जो बुवाई है, अगर हम टाइमली कर रहे हैं, ठीक टाइम पर अगर हम बुवाई कर रहे हैं तब इसकी जो बुवाई है नवंबर के 2nd वीक में। ठीक है, कब? नवंबर के दूसरे सप्ताह में जो है हम इसकी बुवाई करेंगे। अगर हम इरीगेटेड एरिया में लेट बुवाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पछेती बुवाई कर रहे हैं, तब हम कब करेंगे? 15 दिसंबर तक। ठीक है, फिर जो है रेनफेड एरिया, अगर क्षेत्र जो है रेनफेड है तो उसमें टाइमली कब बुवाई करेंगे? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। अगर हम लेट बुवाई कर रहे हैं तब कब करेंगे? 15 नवंबर से 15
दिसंबर तक, ठीक है। अगर देखो टाइमली कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये परफेक्ट टाइम होता है, ठीक है। अगर हम किसी कारणवश लेट बुवाई कर रहे हैं तब जो है 15 नवंबर से लेकर हम 15 दिसंबर तक जो है गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें कि इसकी सोइंग डिप्थ यानी कि बीज की गहराई कितनी रखते हैं, तो बीज की जो गहराई है 5 से 6 सेंटीमीटर, कितनी, 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर जो है गेहूं के बीज की बुवाई की जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि गेहूं में जो है अंतरण कितना रखते हैं, ठीक है। देखो गेहूं की बुवाई की काफ़ी विधियां हैं, तो इसमें जो अंतरण है स्पेसिंग है कितना रखते हैं, 22.5 गुणे 10 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है, ठीक है, कि गेहूं में अंतरण कितना रखते हैं, तो 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें जो है कि गेहूं की खेती जो है किस मृदा में सबसे अच्छी मानी जाती है, तो गेहूं की खेती के लिए जो है दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर पीएच की बात करें तो 6 से 7.5 पीएच पर जो है हम इसकी आसानी से खेती कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट कि गेहूं की खेती के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखो गेहूं की खेती के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 45 से 65 सेंटीमीटर, कितना है, 45 से 65 सेंटीमीटर। अगर एमएम की बात करें तो ये 450 से 650 एमएम पानी की आवश्यकता होती है गेहूं की खेती के लिए, ठीक है। अगर बात करें कि गेहूं की खेती 1 केजी गेहूं उगाने के लिए 1 किलोग्राम गेहूं उगाने के लिए जो है 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, कितनी, 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई मृदा और वाटर रिक्वायरमेंट से संबंधित। अब बात करते हैं शोइंग मेथड और बीज दर कि कौन सी विधि में जो है कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग से। देखो ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव विधि के द्वारा, तो अगर हम गेहूं की बुवाई ब्रॉडकास्टिंग से कर रहे हैं तब जो है इसकी बीज दर है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगी, कितनी लगेगी, 150 किलोग्राम, ठीक है। अगर हम गेहूं की बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा कर रहे हैं, किसके द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा कर रहे हैं तब जो है इसकी बीज दर 100 केजी प्रति हेक्टेयर लगेगी, कितनी, 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज लगेगी, ठीक है। अगर हम गेहूं की बुवाई डिपलर के द्वारा कर रहे हैं तब जो इसकी बीज दर है 25 से 30 किलोग्राम, ठीक है, 25 से 30 किलोग्राम जो है बीज दर लगेगी डिपलर विधि के द्वारा, ठीक है। फिर अगला मेथड है सोइंग का, वो है फर्व मेथड, काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो देखो फर्व मेथड में जो बीज दर लगती है 75 किलोग्राम, कितनी लगती है, 75 किलोग्राम जो है बीज दर लगती है, ठीक है। अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है अगर हम टाइम पर सोविंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम टाइमली बुवाई कर रहे हैं गेहूं की तब इसमें बीज दर कितनी लगेगी, 100 किलोग्राम। अगर हम लेट बुवाई कर रहे हैं किसी कारणवश जो है हम गेहूं की जो है लेट बुवाई कर रहे हैं तब बीज दर कितनी लगेगी, तो 125 से 150 किलोग्राम, कितनी लगेगी, 125 से 150 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होगी, ठीक, जब हम गेहूं की पछेती बुवाई करते हैं, ठीक है। अगर हम गेहूं की ड्रॉप वैरायटी यानी कि बोनी किस्मों का चयन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम गेहूं की बोनी किस्मों का चयन कर रहे हैं तब जो है बीज दर कितनी लगेगी, तब 100 किलोग्राम बीज दर लगेगी, ठीक है, कितनी, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगेगी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था फर्व मेथड, फर्व मेथड में जो है बीज दर कितनी लगती थी, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों को एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्व मेथड का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो फर्व का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फेरो इरीगेटेड रेसेड बेड सिस्टम होता है, क्या होता है, फेरो इरीगेटेड रेसेड बेड सिस्टम होता है, ठीक, फर्व मेथड का फुल फॉर्म, ठीक है। अब
डिस्कस करने वाले हैं गेहूं में सिंचाई। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पूछा भी जाता है। तो देखो, गेहूं की प्रमुख 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, गेहूं में सिंचाई की 6 प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी है? सबसे पहली है CRI स्टेज। ठीक है, कौन सी है? CRI स्टेज। ये जो स्टेज है बुवाई के 20 से 25 दिन बाद देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CRI स्टेज बुवाई के कितने दिनों के बाद देखने को मिलती है? 20 से 25 दिन के बाद। ये गेहूं की पहली स्टेज है। ठीक है, इस पर सिंचाई करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, फिर दूसरी स्टेज है ट्रिलिंग। ये स्टेज जो है 40 से 45 दिन के बाद देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है लेट जॉइंटिंग। ठीक है, ये जो स्टेज है 60 से 65 दिन के बाद देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज जो है 80 से 85 दिन के बाद देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है मिल्किंग स्टेज। ये दोस्तों 100 से 105 दिन के बाद देखने को मिलती है। फिर है डफ स्टेज। ये जो स्टेज है 120 से 125 दिन के बाद जो है देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो है गेहूं की पहली क्रांतिक अवस्था, वो है CRI स्टेज। ठीक है, फिर दूसरी सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है मिल्किंग स्टेज, कि गेहूं में मिल्किंग स्टेज कितने दिनों के बाद देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो है 100 से 105 दिन के बाद। ठीक है, तो ये हो गई गेहूं की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्थाएं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर किसान के पास, देखो गेहूं में 6 जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर किसी किसान के पास जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, या सिंचाई पानी जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और किसान जो है गेहूं की खेती करना चाह रहा है, ठीक, उसके पास मात्र केवल एक सिंचाई उपलब्ध है, तो वह किसान जो है गेहूं की कौन सी स्टेज पर जो है सिंचाई करेगा? ठीक है, तो देखो, अगर किसान के पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो वह जो है सिंचाई CRI स्टेज पर करेगा। ठीक है, कौन सी? CRI स्टेज पर, जो कि 20 से 25 दिन के बाद देखने को मिलती है। ठीक है, अगर किसान के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है, कोई किसान है वो कह रहा है कि हमारे पास मात्र 2 ही सिंचाई उपलब्ध है, तो वो कौन कौन सी अवस्था पर जो है सिंचाई करेगा? तो देखो, सबसे पहली तो CRI, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर जरूर करना ही करना है। दूसरी, अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो वो करेगा फ्लावरिंग स्टेज पर। कब करेगा? फ्लावरिंग स्टेज पर। और गेहूं में फ्लावरिंग फ्लावरिंग स्टेज जो है कब देखने को मिलती है? 80 से 85 दिन के बाद। 80 से 85 दिन में, ठीक है, जो है फ्लावरिंग स्टेज देखने को मिलती है। ये बात हो गई 2 सिंचाई। अगर कोई किसान कह रहा कि हमारे पास 3 सिंचाई उपलब्ध है, तब वह कौन कौन स्टेज पर सिंचाई करेगा? तो सबसे पहली जो हो गई आपकी CRI स्टेज। दूसरी सिंचाई वो करेगा लेट जॉइंटिंग में। कब करेगा? लेट जॉइंटिंग। ये स्टेज कब आती है? 60 से आपकी 65 दिन के बाद। ठीक है, यानी कि बुवाई के बाद पहली सिंचाई वो करेगा 20 से 25 दिन के बाद। फिर दूसरी सिंचाई करेगा 60 से 65 दिन के बाद। फिर तीसरी जो सिंचाई करेगा मिल्किंग स्टेज पर, वो कितने दिन के बाद? 100 से 105 दिन के बाद। ठीक है, कब करेगा? 100 से 105 दिन के बाद। ये बात हो गई सिंचाई से संबंधित। अगर एक सिंचाई उपलब्ध है किसान के पास तो CRI स्टेज पर। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली करेगा CRI पर, दूसरी करेगा फ्लावरिंग पर। अगर किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तो वो पहली करेगा CRI स्टेज पर, दूसरी लेट जॉइंटिंग पर, और तीसरी जो है मिल्किंग स्टेज पर सिंचाई करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंचाई से संबंधित। अब बात करेंगे कि गेहूं में जो है उर्वरक खाद, ठीक, कितनी देनी चाहिए? ठीक है, तो देखो, अगर हम गेहूं की बुवाई टाइमली किया है, ठीक है, समय पर अगर हमने बुवाई की है गेहूं की, तब नाइट्रोजन जो है 100 किलोग्राम देने की आवश्यकता होगी। फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होगी। अगर हम गेहूं की जो बुवाई है लेट की है, यानी कि पछेती बुवाई किया है, अगर गेहूं की पछेती बुवाई की है
तब जो नाइट्रोजन है वो 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर ये है लेट शोइंग नहीं, ये है आपकी अनइरिगेटेड एरिया। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए आप अनइरिगेटेड। ठीक है, अनइरिगेटेड सोइंग। ठीक, देखो इसमें नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटास 10 किलोग्राम देने की आवश्यकता होगी। अगर अगर एरिया कैसी है, सेमी एरिगेटेड है, कैसी है, सेमी एरिगेटेड है। ठीक है, कैसी है, सेमी एरिगेटेड एरिया है। ठीक, तो उस क्षेत्र में जो है हम उर्वरक कितनी देंगे, नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे। देखो दोस्तों, एग्जाम में उर्वरक से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, उर्वरक से काफ़ी कम ही पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गेहूं की सिंचाई से संबंधित। ठीक, तो एक पॉइंट है कि 1 केजी गेहूं उगाने के लिए, ठीक है, 1 केजी गेहूं उगाने के लिए जो है कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो जैसा कि 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, 1 किलो गेहूं उगाने के लिए 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है कि दाना और भूसा का अनुपात कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि गेहूं में दाना और भूसे का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो अनुपात होता है 1:1.5। ठीक, दाना जो होगा 1 अनुपात होगा और जो भूसा है वो 1.5 अनुपात होगा। ठीक है, तो यानी कि दाना और भूसा का जो अनुपात कितना होता है, 1:1.5। ठीक, फिर इसमें एक जो है मिश्रित फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो गेहूं की फसल में मिश्रित फसल के रूप में किस फसल को उगाया जाता है, तो देखो काफ़ी पूछा भी जाता है ये भी। तो गेहूं में मिश्रित फसल के रूप में जो है हम सरसों का प्रयोग करते हैं और चना का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः जो इसमें प्रयोग किया जाता है वो है सरसों। ठीक है, सरसों का जो है अधिकांश उपयोग किया जाता है। देखो अगर हम सरसों का उपयोग कर रहे हैं मिश्रित फसल में, तो इसमें जो अनुपात है कितना रखा जाता है, यानी कि गेहूं और सरसों का अनुपात कितना रखा जाता है मिश्रित फसल में, तो इसमें जो अनुपात रखा जाता है 9:1। कितना रखा जाता है, 9:1। जैसा कि हम मिश्रित फसल में जो है गेहूं के साथ सरसों का प्रयोग कर रहे हैं, तो 9 पंक्ति जो है गेहूं की हम पहले बोएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 पंक्ति हो गई गेहूं की, फिर उसके बाद 1 पंक्ति हो गई सरसों की, फिर 9 पंक्ति गेहूं की, फिर 1 पंक्ति सरसों की। तो इस क्रम में जो है हम गेहूं को जो है मिश्रित फसल के रूप में उगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है कि गेहूं में मिश्रित फसल के रूप में किस फसल का चयन करते हैं, तो सरसों का। और अगर पूछे कि कितना अनुपात रखते हैं, तो 9:1। ठीक है, 9 पंक्ति गेहूं की, फिर उसके बाद 1 पंक्ति सरसों की, फिर 9 पंक्ति गेहूं की, फिर 1 पंक्ति सरसों की। ठीक है, तो ये बात हो गई मिश्रित फसल के बारे में। फिर देखते हैं कि गेहूं की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किस्में हैं। ठीक है, तो जैसा कि गेहूं की काफ़ी वैरायटी है, तो हम केवल जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हीं वैरायटी को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैरायटी दोस्तों काफ़ी कम पूछा जाता है एग्जाम में। मान के चलो 1 से 2 वैरायटी पूछी जाती है, जैसा कि दोस्तों पिछले जो एजीटीए का एग्ज़ाम हुआ है 9 अगस्त को, इसमें शायद वैरायटी शायद 1 पूछी गई, 1 तो 2 वैरायटी पूछी गई। ठीक है, एक पूछी गई थी कि अमेरिकन टॉल किसकी वैरायटी है शायद, और दूसरी आम की वैरायटी पूछी गई थी। ठीक है, तो वैरायटी हालांकि कम पूछी जाती है। ठीक, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले कि गेहूं की सिंगल जीन वैरायटी कौन कौन सी है। तो गेहूं की सिंगल जीन वैरायटी है, पहली है सोनालिका, फिर है दूसरी है यूपी 262, फिर है गिरजा, ये है दोस्तों गिरजा। ठीक है, कौन सा है, ये है गिरजा। ठीक है, गिरजा है। फिर है WL 711, ये कैसी वैरायटी है, गेहूं की सिंगल जीन वैरायटी है। फिर दूसरी है डबल जीन वैरायटी, कि गेहूं की डबल
जीन वैरायटी कौन सी है? तो अर्जुन है, प्रताप है, जनक है, यूपी 215। ये कितना है? यूपी 215, ठीक है। फिर कल्याण सोना, ये कैसी वैरायटी है? गेहूं की डबल जीन वैरायटी है। फिर उसके बाद है गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी कौन कौन सी है? तो देखो गेहूं की जो ट्रिपल जीन वैरायटी वो हीरा मोती जवाहर ज्योति। काफ़ी सही क्रम से याद करें आप, आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी कौन कौन सी है? हीरा मोती जवाहर ज्योति, ठीक है। हीरा मोती जवाहर ज्योति। और यूपी 301, ये कैसी वैरायटी है? गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी है, ठीक है। फिर देखते हैं कि गेहूं की लेट वैरायटी कौन सी है। अगर हम गेहूं की बुवाई पछेती में कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का चयन करेंगे? तो इसमें जो है लोक 1, लोक 1, जीबी 173 और राज 3765 वैरायटी का चयन करेंगे, ठीक है। अगर गेहूं की बुवाई हम समय पर कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का चयन करेंगे? तो रत्ना हो गया, स्वाति हो गया और कंचन, ठीक है। तो इन वैरायटी का हम प्रयोग कर सकते हैं टाइमली, ठीक है। तो ये बात हो गई किस्मों से संबंधित, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। गेहूं के सिंगल जीन वैरायटी कौन सी? सोनालिका, गिरिजा, यूपी 262 और WL 711, ये कैसी है? सिंगल जीन वैरायटी है। डबल जीन वैरायटी कौन सी? अर्जुन प्रताप जनक, यूपी 215। कल्याण सोना, ये गेहूं की डबल जीन वैरायटी है। फिर है गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी कौन सी है? तो हीरा मोती जवाहर ज्योति, ये गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी है। फिर गेहूं की लेट वैरायटी कौन सी है? लोक 1, जीबी 173, राज 3765, ठीक है। ये कैसी वैरायटी है? गेहूं की लेट वैरायटी है, ठीक है। फिर देखते हैं कि गेहूं के उपज के बारे में। तो देखो गेहूं में जो उपज है, सबसे पहले देखते हैं कि गेहूं में जो भंडारण नमी कितनी रखती है, काफी पूछा जाता है। तो इसको स्टोर करने के लिए इसमें दानों में नमी जो है कितने परसेंट होनी चाहिए? 10 से 12%। कितनी नमी होनी चाहिए? 10 से 12% नमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें इसकी उपज के बारे में, देखो इरिगेटेड एरिया में जिसकी उपज है 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, कितनी है? 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया में। और अनइरिगेटेड एरिया में इसकी जो उपज है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, कितनी है? 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की खेती, गेहूं की कंप्लीट खेती। अब इसमें जो दोस्तों बचे हैं रोग और डिजीज, रोग और डिजीज हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कब करेंगे? अगले वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में और एक नई फसल के साथ।